हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम जो DEC 3 के जो बचे हुए प्रश्न हैं जून 2021 के एग्ज़ाम पेपर के प्रश्न संख्या 6 और 7 उसके आंसर जो हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसमें प्रश्न संख्या 6 है और प्रश्न संख्या 7 है, जिसमें हमें क्या प्रबंधन के कौशल, आंगनबाड़ी और उसकी सेवाएं, प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे की विशेषता, मोबाइल क्रैश की विशेषता, चाइल्ड टू चाइल्ड जो कार्यनीति होती है वो, और जो स्वर्ण दोष वाला बच्चा होता है ना उसका समूह में बैठने में क्लास में कैसे मदद करे शिक्षिका या कैसे व्यवस्था करे उसके बारे में पूछा गया है। तो उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहले छठे का कै, इसमें हमें बताना है कि एक बाल देखभाल केंद्र में प्रबंधन के संदर्भ में उदाहरण देते हुए प्रबंधन जो होता है उससे जुड़े कौशलों का वर्णन कीजिए। यानी कि प्रबंधन से जुड़े जो कौशल है उनके बारे में बताना है और प्रबंधन के संबंध में उदाहरण भी देना है उसके लिए हमें। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि जैसे कि तकनीकी कौशल है। पहला तकनीकी कौशल क्या है? तकनीकी कौशल का मतलब हो गया कि जो वहाँ पे कंप्यूटर उपकरण या फिर कोई भी प्रविधियाँ, जो भी ऐसी चीज़ें इलेक्ट्रिक जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं यानी उपकरण यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में उनको प्रयोग करना, उनके बारे में जानने की योग्यता है ना, ये होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स जो होता है ना वो प्रबंधन के अंतर्गत आता है, उसका कौशल है। मतलब जो प्रबंधन करता है तो उनको जो टेक्निकल स्किल्स होता है ना वो उनका पावरफुल होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया उपकरणों व प्रविधियों का प्रयोग करने की योग्यता होती है। निचले स्तर के जो प्रबंधक होते हैं उनमें तकनीकी जो कौशल होता है आवश्यक होता है, क्योंकि वे अलग अलग क्रियाओं के लिए क्या जो नीचे जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए सीधा संपर्क करना रहता है उनको। तो उनको ये जो तकनीकी चीज़ें हैं इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल के लिए इसमें देख सकते हैं कि जैसे एक क्लर्क है, उसे पता है, उसे जानना ये ज़रूरी है कि जो हम जो भी बही खाता वगैरह बनाते हैं तो कैसे बनाना है। तो इसके लिए क्या है अपना उसे ये चीज़ें, इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए कि इसमें यहाँ से पैसे आ रहे हैं तो ये ऐसे नोट करना है, वहाँ जा रहे हैं तो इधर से प्लस करना है, इधर से माइनस करना है, किस में कितना खर्च हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें, तकनीकी चीज़ें उसे आनी चाहिए। नेक्स्ट प्रबंधन का कौशल है मानव कौशल यानी कि ह्यूमन स्किल्स। तो एक था टेक्निकल स्किल्स और दूसरा हो गया ह्यूमन स्किल्स यानी कि जो मनुष्य काम करते हैं ना, मनुष्य शक्ति। तो मानवीय कौशल होता है कि एक जो कर्मचारी होता है उनके साथ काम करना, उन कर्मचारियों को उन खुद को समझना, उनको काम के लिए प्रेरित करना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है ह्यूमन स्किल्स के अंदर आती हैं। जैसे किसी भी संगठन के भीतर प्रबंधन के लिए प्रत्येक स्तर पर इस कौशल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर दूसरे लोगों से हमें काम करवाना है तो हमें उनके परिप्रेक्ष्य में भी सोचना होगा, उनके हिसाब से भी सोचना होगा। उन लोगों के साथ हमें क्या अगर कितने लोगों से काम करवाना है, हमें नीचे हमसे नीचे जो भी लोग हैं तो हमें उनके साथ किस तरह से अंतःक्रिया करनी है ये हमें जानना पड़ेगा। और हमारा जो मानव कौशल होता है वो उच्च होना चाहिए। उससे क्या है हम दूसरों की जो अभिवृत्ति, उनकी मान्यता, धारणा, इनके बारे में भी हम जान जाएंगे कि भाई उसके अंदर क्या कमी है, उसके अंदर जो योग्यता है उस हिसाब से उससे वो काम हम अच्छे से करवा सकते हैं। तो ये मानव कौशल हो गया। नेक्स्ट है तीसरा संकल्पनात्मक कौशल जो कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। जो ये जो कौशल है प्रबंधन का, यह एक संज्ञानात्मक हिसाब से क्या मानसिक योग्यता है जो कि संगठनात्मक रुचि व क्रियाओं को संगठित व समन्वित करती है। इसको पहचान करने की योग्यता भी कहा जाता है। संगठन के विविध जो अलग अलग हिस्से होते हैं ना ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे पर किस प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं या किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, यानी एक का काम दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो इन सब को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके अंदर क्या कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होगा, यानी कि संकल्पनात्मक क्षमता होगी, वो मतलब वो सोच पाएगा। तो वही हो सकता है इसमें। जैसे कि अपना हमारा बाल देखभाल केंद्र है, उसमें बच्चों को हम जो पूरक पोषण के लिए जो दोपहर का भोजन देने की योजना कर रहे हैं, तो हमने ये कर लिया कि बस उनको कितना खाना देना है, इन सब से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें ये भी समझना होगा कि इससे हमारा काम किस तरह से बढ़ जाएगा, कैसे इसमें कितनी लागत आएगी, कैसे इसको प्रभावशाली बनाया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे बच्चों को अच्छा पोषण दिया जाए। तो ये सारा का सारा संकल्पनात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। तो जो प्रबंधन है उसके 3 कौशल है, तकनीकी कौशल, मानव कौशल और संकल्पनात्मक कौशल।
नेक्स्ट हमसे पूछा गया है छठे में ख में आंगनबाड़ी से क्या अभिप्राय है, यानी कि आंगनबाड़ी किसे कहते हैं। तो आंगनबाड़ी का मतलब हो गया कि जहाँ पे बच्चों के लिए वहाँ पे ऐसी सेवाएं आयोजित की जाती हैं जो कि बच्चों को पूरक आहार, स्वास्थ्य और जो स्कूल से पूर्व जो शिक्षा होती है वो उपलब्ध कराते हैं। यानी कि आंगनबाड़ी का मतलब हो गया ICDS कार्यक्रम, यानी कि बच्चों के जो ऐसे रहता है ना कि शाला पूर्व देखभाल संगठन, केंद्रीय संगठन या शिक्षा हो गई, उनके अंतर्गत आंगनबाड़ी आती है। जो ICDS जो कार्यक्रम है तो उसमें या फिर जो समेकित बाल विकास सेवाएं हैं, ये जो होती हैं ये आंगनबाड़ी इन्हीं का एक रूप है। इसमें क्या करते हैं कि बच्चों के घरों के आसपास ऐसे केंद्र बनाए जाते हैं जहाँ पे कोई भी जैसे प्रशिक्षित नर्स या दाई हो सकती है, एक आशा वर्कर, जैसे आजकल आशा वर्कर है वो हो सकती है, और उनको बच्चों को पूरक आहार वहाँ मिलता है। गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अपना नामांकन वहाँ पे करा सकती हैं। तो ये जो आंगनबाड़ी है इसमें यही सारी सुविधाएं मिलती हैं, बुनियादी सुविधाएं। क्योंकि क्या बच्चों को, जो बच्चे के जन्म के प्रथम 5-6 वर्ष होते हैं ना, शाला पूर्व वर्ष होते हैं, इसमें बच्चे को स्वास्थ्य, उसका हित, उसका नज़रिया, अवसर, ये सारी चीज़ें बच्चे को उस टाइम सकारात्मक चाहिए होती हैं। लेकिन आगे जाके क्या है, अगर घर में माहौल सही नहीं है या आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो ये बच्चों के लिए समस्या हो सकती है। तो जो ये आंगनबाड़ी है ये इन्हीं जो कमियां हैं इनका थोड़ी सी भरपाई करने का प्रयास करती है बच्चों के लिए, या फिर जो निम्न जो परिवार है ना, निम्न आर्थिक स्तर के, उनके बच्चों के लिए, उनकी जो माताओं के लिए। तो इसमें माँ या जो बच्चा है उनको कुपोषित होने से बचाया जा सकता है, उनको उनके लिए टीकाकरण, उनको शिक्षा, इन सब चीज़ों को दिया जाता है। आंगनबाड़ी मेनली एक ऐसा स्थान या केंद्र है जहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको कुछ सेवाएं दी जाती है। और ये सेवाएं क्या क्या हैं? अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है, बच्चों का पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, टीकाकरण, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, ये वहाँ पे आंगनबाड़ी में प्रदान की जाती हैं। तो ये हमारी आंगनबाड़ी हो गई। और ये जो सेवाएं मैंने बताई है ये इस आंसर में लिख सकते हैं जो छठे का गया है इसमें, कि एक आंगनबाड़ी में कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो इसमें अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा, यानी कि बच्चों को जो शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है तो वहाँ ये जो आंगनबाड़ी है वहाँ पे की जाती है। बच्चों को पूरक पोषण दिया जाता है, यानी कि बच्चों को क्या आहार के रूप में दिया जाता है ना, कहीं पे दलिया, पंजीरी, इस टाइप से। स्वास्थ्य की जांच होती है, बच्चों का टीकाकरण किया जाता है वहाँ पे। संदर्भ सेवाएं, यानी कि स्वास्थ्य चेक किया जाता है, फिर वहाँ पे बच्चों को जैसे पैरासीटामोल, ORS, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीका लगता है, और उनको जो विटामिन्स और जो मिनरल्स या फिर जो भी दवाइयाँ होती हैं, नॉर्मल दवाइयाँ जो होती हैं वो बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को देने की, वो सारी मिलती है। तो वो संदर्भ सेवाएं हो गई। बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है इस आंगनबाड़ी के अंतर्गत। तो ये यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है। अभी नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 7। इसमें हमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। 2 के उत्तर देने थे। मैं यहाँ पे आपको चारों बता रही हूँ क्योंकि जो चारों टॉपिक है चारों ही इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो पहला है, प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे की क्या विशेषताएं होती हैं। तो हमें पहले हम प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे की विशेषताएं देख लेते हैं। प्रमस्तिष्क घात का मतलब होता है सेरेब्रल पल्सी। इसका मतलब हो गया कि जो बच्चे का मस्तिष्क है उसके दोनों जो भाग होते हैं, और पल्सी का मतलब, सेरेब्रल का मतलब हो गया मस्तिष्क के दोनों भाग, और जो पल्सी का मतलब हो गया उनमें असमानता या क्षति, यानी कि जो मस्तिष्क है बच्चे का उसके दोनों पार्ट है उनमें कुछ कमी है। तो जो शारीरिक कमी है ना, जो शारीरिक गति होती है उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा इस वजह से बच्चा, तो ये प्रमस्तिष्क घात होता है। इन सब में बच्चे के अंदर अगर ये प्रमस्तिष्क घात है अगर, तो ये बच्चे के जो जन्म के शुरुआती वर्ष है ना उसी में ये हमें दृष्टिगत होने लग जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क जो होता है ना उसको क्षति पहुंचती है। तो उस वजह से उसे पक्षाघात, यानी कि अपन जैसे रहता है ना कि वो हवा सी लग जाती है, जैसे बोलते हैं ना आधे साइड का अंग काम करना बंद कर गया, तो पक्षाघात भी हो सकता है। शारीरिक अंगों में कमजोरी आ सकती है। बच्चों का जो स्थूल क्रियात्मक विकास या सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है वो ढंग से नहीं हो पाता, उनकी गतिविधि होती है उनमें समन्वय नहीं बन पाता है। तो इसकी ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं जो या विशेषताएं हैं जिनको देख के हमें पता लग सकता है कि बच्चे को प्रमस्तिष्क घात हो सकता है।
जैसे कि इसमें जो बच्चा होता है उसे मानसिक मंदता होती है, उसको दृष्टि दोष हो सकता है, बोलने संबंधी समस्या हो सकती है, और जो बोलने संबंधी समस्या होती है वो प्रमस्तिष्क घात वाले लगभग 70% बच्चों को ये समस्या होती है। उनको स्वर्ण दोष होता है, दौरे पड़ते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विकार हो सकता है, और उनमें शारीरिक अक्षमता हो सकती है। तो ये है कुछ उनके प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चों की विशेषताएं। नेक्स्ट हमें बतानी है जो मोबाइल क्रैश है, मोबाइल क्रैश की अद्वितीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो बताना है। तो मोबाइल क्रैश क्या होता है? मोबाइल क्रैश होते हैं कि वो वाले क्रैश जो बच्चों को, जहाँ पे देखते हैं ना कि बच्चों को ज़रूरत है उस जगह पे वो बनाए जाते हैं, तो वो बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से उसी स्थान पे बनाए जाते हैं। तो इसके जो अद्वितीय विशेषताएं यानी कि इसके लाभ या विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मोबाइल क्रैश होता क्या है। मोबाइल क्रैश एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था होती है कि जिसमें क्या लोग ऐसी जगहों पे केंद्र बनाते हैं जहाँ पे मजदूर भवन निर्माण कार्य कर रहे मजदूर रहते हैं। तो मोबाइल क्रैश की स्थापना 1965 में जो की थी वो मीरा महादेव ने की थी, जो कि जो भवन या फिर जैसे कंस्ट्रक्शन का काम से समझ सकते हैं, आसपास जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे देखा होगा कितने मजदूर रहते हैं, तो उनके जो बच्चे रहते हैं वो कैसे शिक्षा ग्रहण करें, तो उनके लिए जो उन्होंने मोबाइल क्रैश नाम की एक संस्था बनाई, जो कि एक स्वयंसेवी संस्था है। ये जो संस्था है दिल्ली, मुंबई और पुणे में 12 साल की जो आयु तक के बच्चे हैं उनको सुविधाएं प्रदान करती है। तो इसकी कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इसका जो शिक्षक होता है, मानो आप अपना एक केंद्र में नॉर्मल जो शिक्षक होता है वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाता है, उसके पास देखो कितनी सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं। लेकिन जो मोबाइल क्रैश होता है उसका जो कर्मचारी होता है वो ना इतनी कठोर परिस्थितियों में भी बच्चों के लिए हर समय उपलब्ध होता है, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्योंकि ये जो केंद्र होते हैं देखो नॉर्मल ऐसी जगहों पर बनते हैं जहाँ पे बिल्डिंगें बन रही हो, और तो वहाँ पे ऐसा है कि आसपास ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती, मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये सब होते हैं। तो उसमें बच्चे वहाँ पे सुविधाओं को, जो सुविधाएं होती हैं, सामान्य सुविधाएं होती हैं, उनके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। लेकिन जो शिक्षक होते हैं वो जो सुविधाएं होती हैं उन्हीं में रहकर और बच्चों को पढ़ाता है। तो ये इसकी एक विशेषता हो गई। किस तरह से जो इसका कार्यकर्ता होता है, कर्मचारी होता है, जो इन कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों के लिए काम करता है। दूसरा, जो माताएं होती हैं उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि किस बच्चा जो होता है उसे किस तरह से शिक्षा देनी है, लेकिन उन्हें इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अभी उनके पास मोबाइल क्रैश में जो कार्यकर्ता है वो उनके बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तो ये चीज़ें क्या, बच्चे वहाँ कई बार तो क्या रहता है कि बच्चे केंद्र अगर माँ बाप नहीं छोड़ के आ सकते तो कार्यकर्ता होता है तो वहाँ पास में तो होता है, तो वो खुद लेके जाता है। तो ये भी एक लाभ होता है माँ के लिए। तो ये भी एक जो मोबाइल क्रैश है उसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट, जो मज़दूर होते हैं वो बार बार कोई कहीं से आता है, फिर 10-15 मज़दूर जैसे आए, फिर उनका काम वो चले गए, दूसरे मज़दूर आए, या फिर दूसरी जगह पे वो जो क्रैश है वो लेके गए। तो वहाँ पे क्या, शिक्षक ने अगर जैसे बच्चों को एक चीज़ सिखा दी, 10 दिन सिखाई, फिर नए बच्चे आ गए, अब नए बच्चों को तो शुरू से सिखाना पड़ता है। ऐसा बच्चों को उसे ना ऐसा तालमेल बिठाना पड़ता है, जिनको सिखा दिया उनको आगे का सिखाएं और जो नए आए उनको शुरू से सिखाएं। तो ये एक जो तालमेल बनाया जाता है, ये भी एक जो मोबाइल क्रैश है उसकी विशेषता है कि वो किस तरह से बच्चों की क्या रुचि बनाए रखता है कि पुरानी चीज़ें दोहरा रहे हैं, फिर भी जो पुराने बच्चे हैं उनको सुन रहे हैं। तो ऐसी चीज़ करनी पड़ती है। तो ये भी एक विशेषता है। जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी जो प्रशिक्षण होता है वो नॉर्मली नहीं करवाया जाता। उनका जो प्रशिक्षण होता है वो तो अपना जब वो काम कर रहे होते हैं ना उसी टाइम उनका प्रशिक्षण हो जाता है। उनको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्या चीज़ कठिन है, क्या चीज़ सरल है। जो इन कठिन परिस्थितियों में जब बच्चों के साथ कोई चीज़ करते हैं, कोई चीज़ खोजते हैं, किसी चीज़ का जैसे खेल क्रिया का आयोजन किया तो सामग्री चाहिए, तो किस तरह से करते हैं, तो वो प्रशिक्षण सारा उनको वहीं अपना काम करके ही सारा का सारा मिल जाता है। उनके पास ऐसे टाइम नहीं होता कि घर जाएंगे तब करेंगे।
और जो कार्यकर्ता होता है उनको ऐसे कहा जाता है कि जो सहायक शिक्षण सामग्री होती है उनका प्रयोग करें, क्योंकि वहाँ पे क्या सहायक सामग्री, अब ऐसा थोड़ी ना कि मजदूर हैं उनको हम कह देंगे कि है ना बच्चों को चाट लेके भेजना, बच्चों को ये लेके भेजना, बच्चों के लिए ये खिलौना, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। हमारे पास जो उपलब्ध चीज़ें हैं, बच्चों के पास जो उपलब्ध चीज़ें हैं उनसे ही वो वहाँ पे शिक्षक पढ़ाता है। और जो फालतू की चीज़ें हैं जैसे कि गत्ता, खाली डिब्बे, पुरानी बोतल, अखबार, ये सारी की सारी चीज़ों से वो नए नए खिलौने बनाने के क्या उसमें निपुण हो जाते हैं जो कार्यकर्ता होते हैं। तो ये भी एक उनकी विशेषता होती है। वहाँ पे बच्चों के लिए ऐसा सकारात्मक माहौल मिलता है कि एक नॉर्मली बच्चा है, अगर वहाँ पे आसपास काम चल रहा है, पूरे दिन घूमते रहेंगे, माँ बाप काम कर रहे होते हैं, बच्चे घूम रहे होते हैं, तो बच्चों को क्या मिलेगा ना। तो उसमें बच्चों का जो सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक विकास, स्वास्थ्य होता है वो भी बच्चों का सही नहीं रहता। तो जो मोबाइल क्रैश है उनको ये चीज़ें इसमें सहायता प्रदान करते हैं, उनको पूरक आहार भी देते हैं कई क्रैश जो कार्यकर्ता होते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी होती है वो भी दी जाती है। समय समय पे क्या वहाँ पे सामूहिक नाटक या फिर जो बैठकों का आयोजन किया जाता है जिसमें जो माता पिता होते हैं ना उनको भी बुलाया जाता है, जिससे कि क्या माता पिता जो अब पूरे दिन काम में लगे रहते हैं उनको भी थोड़ा सा क्या मनोरंजन हो जाता है। और जो बाकी के जो काम ऐसे होते हैं कि कई बार जो माता पिता हैं उनको नहीं आते मजदूरों को, तो जब वो वहाँ केंद्र में आएंगे, केंद्र में बैठकों में आएंगे, तो आपस में एक दूसरे से जानकारी भी बढ़ती है और उन्हें नई नई चीज़ों का भी पता चलता है। और जो हमारे आसपास जो भी संसाधन है उन्हीं से किस तरह बच्चों को शिक्षा दी जाए, ये सारी की सारी चीज़ें भी एक मोबाइल क्रैश कार्यकर्ता होता है बहुत अच्छे से जानता है और वो इन चीज़ों का इस्तेमाल भी करता है। तो ये भी मोबाइल क्रैश का एक अच्छा इस्तेमाल है या फिर उसकी एक अच्छी विशेषता है। तो ये कुछ मोबाइल क्रैश की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है संचार की जो चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति है वो क्या होती है। अब चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति का मतलब हो गया बच्चे से बच्चे की कार्यनीति, यानी कि हम बच्चे को एक संदेश देंगे और वो फिर संदेश बच्चे से बच्चे में, दूसरे बच्चे में, तीसरे बच्चे में फैलता हुआ चला जाता है, यानी कि हम जो संदेश किसी को पहुंचाना चाह रहे हैं वो हमारा संदेश पहुंच गया है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बच्चे से बच्चे की जो कार्यनीति होती है, चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति, इसका मतलब होता है कुछ बच्चों को हम प्रशिक्षित करेंगे, उसके बाद वो अन्य बच्चों को प्रशिक्षित करते रहेंगे, आगे जाके उनको प्रशिक्षित करने में हम उनकी सहायता ले सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो शिक्षकों के साथ क्या बात करने में थोड़ा सा झिझकते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई समझाने वाला बच्चा ही होगा सामने वाला तो वो और ध्यान से उनकी बात सुनते हैं। और इस जो चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति होती है इसके जो सिद्धांत या उद्देश्य होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि इसके उद्देश्य ये होते हैं कि जब माँ होती हैं वो काम पे चली जाती है, जो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी होती है वो बड़े बच्चे रखते हैं। तो अगर घर पे जैसे बच्चों को हम ये बड़े बच्चों को सिखा दें कि जो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं हम उनका ध्यान किस तरह से रख सकते हैं, यानी कि उनके जो छोटे भाई बहन हैं उनको खाना खिलाना या खेल खिलाना, नहलाना, बहलाना, ये काम सारे के सारे जैसे माँ बच्चे को करने को देती है तो ये काम ढंग से सिखा सकते हैं हम। तो उसके लिए हम चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति को अपना सकते हैं, यानी कि इस नीति का उद्देश्य होता है कि बड़े बच्चों को शिक्षित करना व उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि ये जो अच्छी आदतें उनके पास है ना तो वो जीवन में जो अच्छे मूल्य ग्रहण करें। और बच्चे जो है अपने से जो छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको ये सारी की सारी चीज़ें सिखाएं और उनको भी, उनके अंदर भी ये गुण प्रेषित करें, यानी कि फैलाएं। इन जो बच्चे होते हैं इनको स्वास्थ्य संबंधी निरोधक व निवारक उपाय भी बताए जाते हैं, जिससे कि वो जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। यानी उन्हें सिखाया जाता है कि बच्चे कैसे कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो अपने भाई बहन का ध्यान रखें, कैसे थोड़ा बच्चों को साफ सफाई रखनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि बच्चे जो होते हैं उनमें सीखने की हमेशा से जिज्ञासा रहती है, इसलिए वो नए नए प्रयोग करते हैं। उनको स्वास्थ्य संबंधी निवारक व निरोधक उपाय बच्चे जब सीखेंगे तो वो अपने हिसाब से उनके अंदर भी ज्ञान बढ़ता है इस चीज़ का और आगे जाके वो उनमें आत्मविश्वास होगा, आत्म महत्व को समझेंगे, तो ये चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो आदतें होती है पक्की नहीं हुई होती हैं, तो उनको अगर हम जैसे नई नई बातें बताएंगे तो जल्दी ग्रहण करते हैं। ये बच्चे जो होते हैं वो अध्यापक के समान बन सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ खुशी खुशी में कोई सीखता है ना, यानी खेल खेल में, तो बहुत तेज गति से ज्ञान का प्रसार कर सकता है। जैसे खेल, सूचना, ज्ञान व अन्य कौशल, ये सारी चीज़ें ना बच्चे बहुत तेज गति से सीखते हैं। बच्चे के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं
उनमें जो बच्चे आदत सीखते हैं वो जीवन भर के लिए उनके साथ चलती हैं। तो आगे जाकर जब वो भावी अभिभावक बनेंगे तो वो अच्छी आदतें, अच्छे मूल्य, अच्छा वातावरण है ना, वो आगे जाके जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनमें भी प्रेषित कर पाएंगे। बच्चे एक दूसरे के विचार व अभिवृत्तियां होते हैं उनके प्रति क्या अनुक्रिया दिखाते हैं, नहीं नकल करते हैं। तो इससे बच्चे को, एक बच्चा दूसरे बच्चे को सिखाने में आसानी से ये काम कर सकता है। बच्चे जो होते हैं हमारे आसपास के समाज के जो परिवार है तो उन तक पहुंचने का अच्छा माध्यम है। इसलिए हम अगर माता पिता को कोई बात समझाना चाह रहे हैं और तो हम बच्चे को अगर बता देंगे ना तो बच्चे घर में वो बात फैला सकते हैं। तो इससे वो अपने जो माता पिता हैं उनको समझाकर उनके भी जो आदतें, अभिवृत्तियां उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो ये एक चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति हो गई। इसमें चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति होती है। इसमें क्या बच्चे को हम ये सिखा सकते हैं कि बीमार होने पे कैसे, किन दवाइयों का किस, या फिर जैसे पानी की कमी हो जाए तो ORS घोल किस तरह से बनाना चाहिए। कहानी, नाटक, कठपुतली, खेल प्रदर्शन आदि द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं। छोटी छोटी एक्सरसाइज सिखा सकते हैं। अगर जैसे किसी को कट लग जाए या हल्का सा जल जाए तो क्या क्या लगाना चाहिए, कीड़े मकोड़े से कैसे बचना है, और हमारा जो सराउंडिंग है, आसपास जो वातावरण है उसको साफ कैसे रखें, घर की सफाई कैसे करें, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये एक चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति होती है, यानी कि बच्चे से बच्चे को सिखाने की कार्यनीति। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 7 का है, समूह में विद्यमान स्वर्ण दोष वाले बच्चे की मदद के लिए कक्षा की संरचना और बैठने की व्यवस्था किस प्रकार करनी होगी, ये बताना है। पहले हमें ये देखना है कि जिस बच्चे को भी स्वर्ण दोष है तो उसको बिठाने के लिए हमें ऐसी जगह चुननी होगी जहाँ से वो हमारी आवाज़ आराम से सुन पाए क्या, थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बच्चे को बिठाने के लिए कैसे व्यवस्था करेंगे कि आगे की बेंच पर बिठाएंगे ताकि जो हम बोले ना तो उसको सुनने में आसानी हो। जैसे हो सकता है कि उसको पूर्णतः स्वर्ण दोष ना हो, हल्का आंशिक हो, तो उसमें हम अगर बच्चे को बोलेंगे तो हो सकता है ऊंचा बोलने पे उसे सुनाई दे, तो हम उसे आगे की बेंच पे बिठाएंगे। और जब बोलेंगे तो थोड़ा उसके पास जाके बोलेंगे, तो उसको बच्चे की जैसे कुर्सी के पास थोड़ा सा आगे आएंगे कि हमारे जो चेहरे के हाव भाव, शरीर के हाव भाव हैं, बच्चा वो भी पढ़ पाए ताकि, और थोड़ा सा जो उसे हल्का फुल्का सुन रहा हो उनके हिसाब से बच्चा अंदाज़ा लगा पाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम अपनी बातें बच्चे को इशारों से समझाएंगे और अन्य बच्चों से भी कहेंगे कि उनके जो आसपास बैठे रहेंगे ऐसे बच्चों को बिठाएंगे जो उनकी हेल्प, जो मदद होती है ना वो करने को तत्पर है। यानी कि जो बच्चे को समझ नहीं आ रहा वो बच्चा उसे समझाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चे की जो कक्षा की जो संरचना होती है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं कि बच्चे को इस तरह से बिठाएंगे, आगे बिठाएंगे बेंच पे, आसपास एक या दो बच्चों को बिठाएंगे जो उसकी हेल्प कर पाए, और उसके पास जाकर, उसकी कुर्सी के पास जाकर और थोड़ा सा इस तरह से बोलेंगे कि वो कंफर्टेबल होके हमारे चेहरे के हाव भाव देख सके, ताकि वो ध्यान से जो हम बोल रहे हैं उसको हमारे चेहरे को देख के वो समझ सके या सुन सके। तो ये यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से 7 तक पूरे हो गए हैं। 3 वीडियो में मैंने सारे प्रश्न करवा दिए जून 2021 के जो DEC 3 के एग्ज़ाम पेपर था उसके। तो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। और बाकी मैं और 1-2 वीडियो डाल दूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।